अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स। आज हम रीड करेंगे सौदा दिल का नावल की एपिसोड नंबर 8, जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। प्यारे रीडर्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। सो लेट स्टार्ट। आई एम सो सॉरी डियर, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी तो आपसे बेदिहानी में टकरा गई। वो तेज तेज कदम उठाती हाथों में मिनरल वाटर की बोतल पकड़े हड़बड़ी में चल रही थी जब उसका तसादम अपने सामने से आती एक लड़की से हुआ, क्योंकि अनायशा की तबीयत खराब हो रही थी और वो उसे सोफे पर बिठाकर खुद उसके लिए पानी लेने चली गई। और वापसी पर आते हुए उसने वेटर से उसके लिए जूस का गिलास भी उठा लिया और सोचा कि क्या पता अगर वो पानी नहीं पिएगी तो फिर वो उसे जूस पिला देगी। व्हाट द हेल, अंधी होकर चल रही थी क्या? उसने एक नज़र अपने कीमती ब्रांडी स्टाइलिश सूट को देखा जो सामने खड़ी इस लड़की की वजह से तबाह हो गया था। गुस्से से चीखते बोली, मैंने कहा ना, मैं जल्दी में थी। मुकाबिल के इंसल्ट करने पर वह सर्द आंखों से घूरती एक एक लफ्ज पर जोर देती चबा कर बोली, ओह रियली, मेरा ड्रेस खराब करके तुम मुझे ऊपर से आंखें दिखा रही हो? शायना उसकी आंखें दिखाने पर उसे तीखी नजरों से देखते बोली, उसे शायद पता नहीं था मुकाबिल कौन है। अगर पता होता कि ये इकराम खानजादा की जान है तो कभी भी उसके साथ इस अंदाज में बात करने की जुर्रत न करती। मुझे नहीं लगता कि इस हॉल में आपके इस सो कॉल्ड ड्रेस को क्लीन आउट करने के लिए कोई टेक्सचर मौजूद ना हो। एंड एक्सक्यूज मी प्लीज टेक अ साइड, वो तीखे चतुन लहजे में कहते मुकाबिल को सरता पैर खूब अच्छे तरीके से सुलगा गई और उसकी किसी भी बकवास को मजीद सुने बिना उससे एक्सक्यूज करते उसे जानबूझकर कंधा मारते उसकी साइड से गुजर गई। जबकि वो दांत पीसते इकराम खानजादा की जानी पड़ी, जो उसके बाप के साथ सोफे पर मगरूराना अंदाज में टांग पर टांग चढ़ाए बैठा दिखाई दिया। डैड, आपको वहाँ अख्तर साहब बुला रहे हैं। वो उनके पास आकर अपने बाप की जानिब देखती इन्हें उनके किसी दोस्त का हवाला देते बोली, मिस्टर खानजादा, फिर बाद में बात होती है, मैं ज़रा अपने दोस्त से मिल लूँ। वह उनसे खुशी अखलाकी से मौजरत करते वहां से चली गई, जबकि वो उनके उठते ही इकराम के पहलू में आकर बैठ गई, इससे पहले कि वो उसके कंधे पर अपना सर रखती। जब वो उस पर एक सर्द निगाह डालते वहां से उठा, इकराम, क्या बात है मेरा पास बैठना अच्छा नहीं लगा क्या? वो उसके नज़रअंदाज करने पर उसका हाथ थामते मोहब्बत से बोली, वो जो उसको नज़रअंदाज करके जाने लगा था दुरुस्तगी से अपना हाथ झड़वाकर उसकी तरफ पलटा। जानती हो, वहां जिस लड़की से तुम गुस्से से बेकाबू होते भड़क रही थी, वो कौन थी? वो कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं थी मिस शाइना इफ्तिखार खान, बल्कि इकराम खानजादा की बहन थी। वो मेरी अना को ये गवारा नहीं कि कोई मेरी बहन से माथे पर बल सजाकर बात करे। वो अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर उसकी जानिब सर्द और सपाट लहजे में दिखते बोला, क्या इकराम, वो तुम्हारी बहन थी? आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था। देखो तो सही, मेरी वाइट ड्रेस पर ये ऑरेंज जूस इससे गिरा जिस पर मुझे गुस्सा आ गया, वरना मेरा इरादा नहीं था उससे उलझने का। वो अपनी जगह से उठती उसके मुकाबिल आकर चेहरे पर शर्मिंदगी सजाए बोली और उसकी तवज्जो अपने जेबतन किए शॉर्ट शर्ट पर दिलाई, जिस पर जूस गिरने की वजह से अब धब्बे बन चुके थे। मुझे नहीं पता तुमने उसे क्या कहा, लेकिन तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन मुझे साफ बता रहे थे कि तुमने इस वक्त मेरी बहन से बात करते हुए कोई इंतहा की रफ लैंग्वेज यूज़ की होगी। वो उसके चेहरे पर अपनी सर्द बेरहम निगाहें काटते बोला और रुख फेर लिया, इकराम, मुझे वाकई में नहीं पता था। अच्छा, मैं कह रही हूँ ना, मैं बाद में उससे सॉरी कर लूँगी। उसके बाजुओं से पकड़कर उसने उसका रुख अपनी साइड पर किया और फिर मनाने वाले अंदाज में उससे मुखातिब हुई, चलो फिर। वो अपने गिर्द से उसके हाथ को हटाकर बोला, कहाँ? उसने कंफ्यूज सा होकर पूछा। अब वो उसे कहाँ चलने का कह रहा था? मेरी बहन से मौजरत करने, उसने एक जुमले में बात ही समेट दी। हाँ हाँ, जबकि उसने चौंक कर हौंकज़दा निगाहों से उसे देखा। उसे उम्मीद नहीं थी वह उसे इस वक्त ऐसी कोई डिमांड कर देगा। क्या हुआ? अब क्या इरादा बदल गया? वह उसके चेहरे के तसुरात को देखते तंज करते बोला, नहीं तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? चलो चलते हैं। वो बदले में मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बोली, एक बार बस बीवी बन जाऊं मैं तुम्हारी, फिर बीवी के सामने कौन सा कोई बहन भाई याद रहता है? वो उसके साथ चलते हुए दिल में सोचते बोली और एक अदा से उसके खूबसूरत वजीहा चेहरे को देखते मुस्कुरा दी, जबकि वो नादान ये नहीं जानती थी कि इकराम खानजादा हर इंसान को उसकी हैसियत के मुताबिक रखना खूब अच्छे तरीके से जानता था।
अनाइजा, क्या हुआ प्रिंसेस को? हे लिटिल प्रिंसेस, क्या हुआ? और आगे बढ़कर उसके गाल को प्यार से थपथपाकर फिक्रमंदी से पूछ रहा था, वो जो सोफे की पूछ से टेक लगाए आंखें मूंद कर लेटी हुई थी। आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। भैयू, मेरा दिल घबरा रहा है, वो इसके फिक्रमंदी से पूछने पर धीमे लहजे में बोली। हाँ तो मेरा बच्चा अभी ठीक हो जाएगा बेबी गर्ल। तुम उसे जरा शाइना के रूम में ले जाओ। लोगों के रश को देखकर घबरा गई होगी, जबकि अनायजा ने चौंक कर इकराम के साथ खड़ी लड़की को देखा। उसका देखना था कि उसके चेहरे पर शाइना के लिए बेजारगी की लहर ऊद कर आई। भाई, मैं इसे पार्क में लेकर जाती हूँ, वो नाक चढ़ाकर बोली। वो इस जैसी बदतमीज लड़की के कमरे में इसे लेकर जाए, इकराम की बात इसके तलुओं से लगकर सर पर जा लगी। I'm so sorry, pretty girl. Actually, I think it's my fault. So let me excuse you from this matter. Once again, I'm so sorry for my bitter attitude. माफ़ी मिल जाएगी क्या मुझे तुमसे? वो उसकी जानिब देखती मुस्कुरा कर बोली। उसने सर भरपूर निगाहों से उसे देखा और फिर आंखें छोटी करते अपने भाइयों को सवालिया निगाहों से, जिसकी वजह से ये मगरूर जिद्दी बदतमीज लड़की उससे माफ़ी मांग रही थी। क्योंकि इतना तो वो जान ही गई थी कि ये लड़की सिर्फ और सिर्फ इसके भैयों की वजह से अपना माफ़ीनामा उसके सामने खोल रही थी, वरना इसके तेवरों से इसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो लड़की उससे अपने किए की माफ़ी मांगना चाहती है। होने वाली भाभी है तुम्हारी अंकल इफ्तिखार खान की बेटी शाइना इफ्तिखार खान। वो शाइना के कंधों के गिर्द बाजू फैलाते मोहब्बत से एक नज़र उसे दिखते बोला। नाइस कपल, वो अपने भैयों के चेहरे पर चमकती खुशी को देखते खुशी से बोली। अब अपनी भाभी की मौसरत को कबूल कर लो यार, कब से तुम्हारी तरफ हरासा निगाहों से देख रही है। वो शाइना की तरफ अपनी एक आंख के कोने को दबाकर शरारत से मुस्कुराते बोला। भाइयों, एक्चुअली गलती मेरी खुद की हुई थी, मेरी वजह से इनका ड्रेस ख़राब हो गया। खैर छोड़ें, पहले से ज़्यादा अब आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरे भाई के साथ काफ़ी ज़्यादा जच रही हैं आप। वो दोनों उसे एक साथ खड़े वाकई में प्यारे लगे, जिसके चलते वो खुले दिल से उसकी तारीफ करते बोली, जिसे शाइना ने सर को हल्का सा खम देकर मुस्कुरा कर वसूल किया। ओह डियर लेडीज, माय लिटिल प्रिंसेस का भी कुछ ख्याल कर लो। उसकी तवज्जो अनाशा की तरफ दिलाते बोला। शाना, इन दोनों को अपने रूम में लेकर चली जाओ, मैं एक काम से बाहर जा रहा हूँ, अभी आया, मेरे आने तक इनका ख्याल रखना। वो उसके गाल थपथपा कर बोला और वहाँ से जाने लगा। पर इकराम, यूँ पार्टी छोड़कर ऐसे कौन से ज़रूरी काम के लिए तुम बाहर जा रहे हो? कम से कम मुझे बताते तो जाओ। वो उसके रास्ते में हायल होती बोली। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो इस महफिल की रंगीनियों को छोड़कर फिर से रेड लाइट एरिया की रंगीनियों में तो नहीं जा रहा। इतना सोचकर इसकी हालत पल में बदली। उसका रंग उस खौफ से मुतगैर हुआ। वहां तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा जहां का तुमने सोचकर मेरा रास्ता काटा। वो उसकी आंखों से छलकते डर को देखते सपाट लहजे में बोला। जाना भी नहीं है बेबी, मुझसे वादा जो किया हुआ है तुमने, मैं वादा खिलाफी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो उसके सर्द बेरहम आंखों में देखते उसे अपने इन चंद जुमलों में बहुत कुछ बावर करवा गई, जबकि इकराम उसके अपने लिए पोजेसिवनेस को देखकर मुस्करा दिया और उसकी पेशानी का बोसा लेकर उसे गुड बाय कहकर वहां से चला गया। हाय रईस यार, बोलो। गाड़ी में बैठ रहा हूँ, बस 5 मिनट में मैं तुम तक पहुँचता हूँ। वह गाड़ी में बैठा और उसे पार्किंग एरिया से निकालते मेन रोड पर ले आया। नहीं, मेरे आने तक तुम कुछ मत करना, मुझे पूछने दो, फिर मिलकर इस मसले का कुछ हल निकालते हैं। वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर बोला। रात 12 बजे का वक्त था। जिस रोड से गुजर रहा था वो रोड सुनसान था। इक्का दुक्का गाड़ियां ही इस पर से गुजर रही थी। उसकी स्याह रेंज इस सड़क पर से गुजरते हुए हवाओं से बातें करते लाहौर की सुनसान चेहराओं से गुजर रही थी। आइए खानजादा साहब, क्या खिदमत में पेश करें हम आपकी? इस कोटे की सरपरस्त शहीबा बानो उसके आगे पीछे बिछते हुए बोली। कुछ ऐसा जिसको देखते इन आंखों की तलब खत्म हो जाए। वो अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले मगरूरियत भरे लहजे में बोला। खादम, उन्होंने ताली मारते अपने एक खास बंदे को हाथों के ज़बानी इशारा करते हुक्म दिया। मैं मुझे छोड़ दे, कहाँ लेकर जा रहे हैं? मॉम डैड प्लीज़, कहाँ हैं आप? मैं मुझे बचाएं इन हवानों से। उनके खास मुलाजिम ने घसीटते हुए उस लड़की को इसके रूबरू किया और फिर उसके कदमों में उसके घुटनों के बल बैठा दिया। बहुत ही कोई खूबसूरत नगीना है, क्या नाम है इसका? वो उसकी थोड़ी को अपने हाथों में जकड़ते सर्द लहजे में बोला। खानज़ादा साहब, जो नाम आपकी ज़ात रख देगी आज के बाद वही नाम इस लड़की की पहचान बन जाएगा। वह मुस्कुराकर अपने बाल झटके से पीछे करती एक अदा से बोली।
ان کے کان میں ہیرے کی بالی تھی، ان کے بالوں کا رنگ سیاہ تھا، جبکہ ان کے ناک میں ایک بڑی سی نتھ پہنی ہوئی تھی۔ ان کے بال بندھے ہوئے تھے جن میں موتیوں کے پھولوں کا جوڑا لگایا ہوا تھا، اور موتیوں اور گلاب کے پھولوں سے بنے گجرے ان کے ہاتھوں کی زینت تھے۔ اس نے ایک باریک ریشمی شیفون کی تیز سرخ رنگ کی ساڑی زیبتن کی ہوئی تھی، جس میں اس کے جسم کے نشیب و فراز کافی حد تک واضح ہو رہے تھے۔ وہ عمر میں تقریباً 35 سال کی عورت تھی، جو اس مشہور ریڈ لائٹ ایریا کی مالکن تھی۔ اس کے اشاروں پر یہاں دن اور رات کوٹے پر رقصائیں اپنا رقص کرتے کرتے نہیں تھکتی تھی۔ ان کا پیشہ ہر امیر سے امیر اور خوبرو سے خوبرو شخص کو اپنے دام میں پھنسانا ہوتا، جبکہ اکرام خان زادہ تو ان کا بہت پرانا اور دیرانہ گاہک تھا، جس پر خود کے بعد وہ بھروسہ کرتی تھی۔ اس کوٹھے کے بیشتر خفیہ راستوں کا اس سے علم تھا، جبکہ اس کے علاوہ بہت کم لوگ اس کوٹے کے خفیہ راستوں کی جانکاری رکھتے تھے۔ نام کا کیا ہے، کسی بھی وقت رکھ لے سکتے ہیں، پہلے دام تو طے کر لیں۔ وہ شبیہہ بانو کی آنکھوں میں اپنی سرد آنکھیں گاڑتے بولا۔ پر 50 لاکھ! ابھی ان کی زبان سے اس معصوم کے نام کی قیمت لگتی، جب ان کے دائیں جانب سے آ کر ان کے جسم کو چیرتی گولی ان کے کندھے کے عین مقام پر لگتی، اس میں چھید کر گئی تھی۔ شبیہہ بانو درد سے کراہتے ہوئے اوندے منہ وہیں زمین پر گری تھی۔ صدا افسوس شبیہہ بانو، وہ اس کے نام پر زور دیتا گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور ان کی پتھرائی ہوئی بے یقین آنکھوں میں دیکھتے احترازیہ مسکرایا۔ دھوکہ دیا ہمیں آپ نے خان زادہ صاحب، وہ لڑکھڑائی ہوئی آواز میں بے یقینی سے اسے دیکھتی بولی۔ اسے دھوکہ نہیں، سزا کہتے ہیں۔ جن معصوم لڑکیوں کے حسن کو کیش کروا کر ان کی عزت کو بے آبرو کر کے تم وصول کرتی رہی ہو، یہ دھوکے میں لپٹی وہ عبرتناک سزا ہے تمہارے لیے۔ ہاں، سب کچھ ٹھیک چلتا رہتا اگر تم اس معصوم لڑکی کو اس کے کالج سے نہ اٹھواتی۔ وہ اپنے پیچھے چیختے چلاتے نڈال ہوتے وجود کو دیکھتے بولا، جو ڈرگز لگنے کی وجہ سے اپنے ہوش و حواس میں شاید نہیں رہی تھی۔ جانتی ہو یہ لڑکی کون ہے؟ میرے ڈرائیور بابا کی بیٹی تھی، اس آدمی کی بیٹی جس کو تم نے اٹھوا لیا۔ وہ پاس کھڑے اپنے ڈرائیور کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ تو تم نے سوچ بھی کیسا ہے لیا کہ تمہارا ہاتھ اکرام خانزادہ کے ساتھ جڑے بندے کی عزت پر پڑے، بدلے میں وہ ہاتھ سلامت رہ جائے، اور اکرام خانزادہ بیگارتوں کی طرح خاموش تماش بینوں کی طرح قطار میں کھڑا ایک فقط تماش بین کی حیثیت سے تماشا دیکھتا رہ جائے؟ تو نہ شبیہہ بانو، اکرام خانزادہ اتنا بے غیرت نہیں ہے، کیونکہ میں اپنے سے جڑے لوگوں کی عزت و احترام کا خیال خود سے پہلے رکھتا ہوں۔ اکرام، شکریہ میرا ساتھ دینے کے لیے۔ تمہارے ذریعے آج میں اس مشن کو مکمل کر پایا ہوں، اس سے پہلے کہ وہ اس شبیہہ کا نقشہ بگاڑ دیتا۔ جب اپنے پیچھے سے جانی پہچانی آواز کو سن کر وہ پلٹ کر اٹھا، جبکہ مقابل تشکر امیز لہجے میں کہتے ہوئے اس کے گلے سے لگ گیا، شکریہ کس لیے یار، یہ میرا فرض تھا۔ اگر میری وجہ سے میرے ملک کی بیٹیوں کی عزت محفوظ ہو سکتی ہے تو میں نے ریڈ لائٹ ایریا میں اپنے قدم جما کر کچھ گھاٹے کا سودا تو نہیں کیا۔ جب بھی تمہیں میری ضرورت پڑے، اکرام خانزادہ کو تم ہمیشہ اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گے۔ وہ اس کی پیٹھ تھپتھپا کر جوش سے بولا، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ میں تو کہتا ہوں میرے حوالے کر دو، اسے ایسی دردناک موت دوں گا کہ کوٹھے کا کاروبار کرنے والوں کی روح تک کانپ اٹھے۔ وہ زمین پر پڑی شبیہہ بانو کے وجود کو نفرت و حقارت سے دیکھتے بولا، تم قانون ہاتھ میں نہیں لوگے خان، میں ہوں سب سنبھالنے کے لیے، اور میرے دوست سے میرا یہ وعدہ ہے تمہاری سوچ سے بھی زیادہ دردناک موت اسے دوں گا۔ افسر، اس ناپاک عورت کو یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ۔ اور اس نے اپنے ساتھ کھڑی ہوڈی میں چھپی لڑکی، جو کہ مکمل سیاہ لباس میں خود کو چھپائے کھڑی تھی، جبکہ آنکھیں لہو رنگ ہوتی لہو چھلکا رہی تھی، کو اشارہ کر کے اسے یہاں سے لے کر جانے کا حکم دیا۔ ساری لڑکیوں کو تہہ خانے سے بازیاب کروا لیا گیا ہے سر۔ کچھ جو اپنی مرضی سے یہ گھناؤنا کام کرتی تھی انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ونس اگین اکرام خانزادہ، تھینک یو سو مچ۔ میرا یہ چھوٹا سا دوسرا مشن تمہاری وجہ سے کامیاب ٹھہرا۔ اینی ٹائم کیپٹن رئیس خانزادہ۔ اس کے ہاتھ کا گرم جوشی سے مسافہ لیتے اپنی ٹیم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اس کی بیگ کو دیکھتے اس نے تکلیف سے ایک سرد آہ خارج کی۔ کبھی تو تم خانزادہ میں واپس اپنے قدم جماؤ گے نا؟ اس نے امید سے اس کی پشت کو دیکھتے سوچا۔ اربد خان، ہم پیچھے کے راستے سے جائیں گے، وہ اسے حکم دیتا اس بڑے ہال میں جاتے ایک راہداری کی طرف مڑ گیا، جبکہ اس کے پیچھے اربد خان نے اس کے باپ کو اسے اٹھانے کا اشارہ کر کے انہیں اپنے پیچھے آنے کا کہا۔
वो एक कमरे में दाखिल हुआ, उसका दरवाज़ा खोला और कमरे के चारों तरफ निगाहें दौड़ाई। अपने उस जगह पर गुजरे बीते लम्हों को याद करते तल्खी से मुस्कुरा दिया। इसने यहाँ रक्स और सुरूर की महफिलें देखी थी और कुछ जिनको मजबूरी में इस दलदल में घसीटा गया था, जिनमें को वो शबीहा बानों के हाथों मुमांगी कीमत अदा करके इस कमरे में बनी कबर्ड के पीछे जाते खुफिया दरवाजे से लेकर निकल जाता था। ये तो रोल था इस कोठे का। इस कोठे के 7 दरवाजे थे, जो जिस दरवाजे से आता वो वापसी पर पलटकर इस रास्ते से नहीं जाता था, बल्कि उसे अपने मतलूबा मकासद को पूरा करने के बाद मुख्तलिफ रास्तों से घुमाते किसी एक मखसूस रास्ते से गुजार दिया जाता। वो उस खुफिया कबर्ड तक आया। अरबद खान उसके इशारा करने से पहले ही इस कबर्ड के लॉक को हैक करने की कोशिश करने लगा। तकरीबन 5 मिनट के बाद उसने कबर्ड में फिट किए गए आले का पासवर्ड तोड़ दिया। अरबद खान पासवर्ड तोड़कर अदबन पीछे हट गया। जब उसने एक झटके के साथ उस कबर्ड का दरवाज़ा खोला, उसके दरवाज़ा का खोलना था कि जब एक नाजुक परी पैकर का वजूद अपने होशो हवास से बेगाना हुआ, उसके कुशादा सीने से आ लगा। उसने बरवक्त उसके गिरद बाजों हाल करके उस नाजुक वजूद को ज़मीन पोस होने से बचाया। जारी है। एपिसोड कैसी लगी? मार धाड़ वाले सीन वक्त की कमी की वजह से नहीं लिख पाई, लेकिन कोई नहीं, जिनको पसंद है अगली बार पूरी प्लानिंग करके उनके पसंदीदा सीन लिख देंगे। और आप सबको एपिसोड कैसी लगी मुझे अपनी कीमती राय से आगाह करना ना भूलिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह अपने नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर रहे। आमीन सुमा आमीन। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सो जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।